दोस्तों, हमारा शरीर एक बगीचे की तरह है और हमारी इच्छाएं एक बागवान की तरह हैं। यदि रहन सहन, खान पान से जुड़ी हमारी इच्छाएं अगर सही रहेंगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और इसीलिए कहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य ही सभी खुशियों का आधार है, जीवन का सार है और इसके बिना सब बेकार है। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके पसंदीदा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। स्वीकार करें डॉक्टर कोमल कौशिक का प्रणाम। हेलो डॉक्टर में हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, उनके समाधान और जागरूकता के बारे में। और आज का विषय है प्लास्टिक सर्जरी। इस पर चर्चा करने के लिए आइए हम सब मिलकर के स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव, जो कि HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, SMS हॉस्पिटल, जयपुर। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस प्रोग्राम में। समस्त दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर, हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले हमारे दर्शकों से हम निवेदन करना चाहेंगे, अगर डॉक्टर साहब से आप स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0141 270 4098, 0141 270 4999। सर, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जरूर जी। शुरुआत में हम यही जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी एक्चुअल में है क्या? प्लास्टिक सर्जरी की एक विशेष ब्रांच है जिसके अंदर सिर से लेकर पाँव तक कहीं पे भी चमड़ी का लॉस हो जाता है, एक्सीडेंट के कारण, कैंसर के कारण या जलने के कारण, तो उसमें बेसिकली उसको चमड़ी पर लगाई जाती है। सेकंड चीज़, उसके शेप को वापस मेंटेन करना। पुराने समय में एक परंपरा थी, किसी को सजा देना है तो कान या नाक काट दिया जाता था, तो उसमें वापस नाक का कान बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी हमारे आचार्य सुश्रुत, जिनके नाम से भारतीय शल्य संहिता वगैरह शुरू की हुई है, उन्होंने सबसे पहले किया था। वो प्लास्टिक सर्जरी के जन्मदाता हैं। जी। तो इस तरह से उसको किसी भी जगह को उसका शेप देना वापस, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ कैंसर या जलने के कारण किसी भी अंग में नुकसान हो जाता है सिर से लेकर पाँव तक, तो उसको वापस बनाया जाता है। उसमें आप उंगली को भी ले सकते हैं, उंगली का अगर डैमेज हो गया है तो उंगली दूसरी भी लगाई जा सकती है। प्लास्टिक सर्जरी की अगर हम बात करें, ये कितना सेफ है और क्या इसके कोई कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं? प्लास्टिक सर्जरी के ज़्यादातर मरीज किसी बीमारी वगैरह से परेशान नहीं होते, उनको हार्ट या लंग्स वगैरह की ऐसी कोई बीमारी नहीं होती जिसके कारण वो आते हैं। वो एक एक्सीडेंट के कारण आते हैं मैक्सिमम लोग बाग। तो उसमें यंग लोग बाग होते हैं जिसमें एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत कॉमन है। बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो अपने आप गिर जाते हैं, 1-2 साल के बच्चे हैं, कभी जल जाते हैं, तो ये मरीज ज़्यादातर फिजिकली फिट होते हैं। अच्छा। तो उसमें बाकी किसी तरह की परेशानी नहीं होती, केवल जब स्किन का लॉस होता है या शेप बिगड़ जाती है, एक्सीडेंट होता है, नाक टेढ़ी हो गई तो उसको सीधा करने का, किसी के बाल गिर गए तो उनको वापस बाल लगाने के लिए, या किसी के कैंसर हो गया ओल्ड एज के अंदर, तो उसमें ओल्ड एज में दूसरी बीमारियां और हम ये लोग इवेल्यूएट करते हैं और उसके बाद उसकी पूरी तैयारी करके। बिल्कुल। आपने कई चीज़ों का जिक्र किया, इसमें हम विस्तार से एक करके जानेंगे। प्लास्टिक सर्जरी को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, डिवाइड करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी। अगर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की अगर हम बात करें तो कंजेनाइटल, जन्मजात विकृति शरीर में या शरीर के किसी भाग में देखी जाती है, विशेषकर हमारे बच्चे, क्लेफ्ट लिप, होंठ या तलुआ का कट जाना, हाथ की में किसी एक फिंगर का कम या ज़्यादा हो जाना। तो इस तरह की जो शरीर की विकृति है, जो जन्मजात है, उसको हम प्लास्टिक सर्जरी से किस तरह से ठीक कर सकते हैं? और इसके लिए क्या कोई टाइम पीरियड, समय या उम्र निश्चित होती है तभी कराना चाहिए? जन्मजात विकृति यूजुअली पैदा होते ही होती है, उसमें हाथ इमीडिएटली बर्थ होने के 1 महीने के अंदर ही ऐसी कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। बच्चा जब हेल्दी हो जाता है, 3-4 महीने में ओरल फीड्स वगैरह नॉर्मल लेता है, तो हम बच्चे को वापस इवेल्यूएट करके उसकी सर्जरी का प्लान करते हैं। कई तरह के होंठ कटे हुए, तालू कटा हुआ, उसके अलग अलग एक उम्र होती है। जैसे होंठ कटा हुआ बच्चा है तो यूजुअली सोसाइटी में जब वो जाता है तो हर जन आप कहता है, उसके रिश्तेदार कहते हैं कि ये क्या हो गया बच्चे को, तो हम चाहते हैं उसका ऑपरेशन जल्दी हो। बिल्कुल। तो हम विदिन 6 मंथ उसका ऑपरेशन कर देते हैं। जी। तालू कटा हुआ है, वो तालू दिखता नहीं किसी को, लेकिन उसको खाने पीने की दिक्कत आती है, बिल्कुल, तो उसका ऑपरेशन हम विदिन बिफोर 1 ईयर एज हम कर देते हैं। 1 साल के बच्चे के उम्र के पहले उसका तालू भी ठीक हो जाना चाहिए। जी। इसी तरह से किसी का कान पूरा नहीं बना होता है या आधा बना होता है, जिसको माइक्रोशिया कहते हैं, तो उसके अंदर एक
लिमिटेड एज है 5 to 6 ईयर्स के बाद। ओके। जब बच्चे का डेवलपमेंट इनिशियल फास्ट डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद स्केलेटल ग्रोथ, उसके शरीर की ग्रोथ स्टेबल हो जाती है, जी। तो हम उसके कान का शेप वगैरह डिसाइड करके उसका कान दूसरा बनाते हैं। इसी तरह से कभी उंगली वगैरह के अंदर कोई कट लग जाता है, उंगली कट के अलग गिर जाती है, वो तो उसी समय हाथों हाथ कर सकते हैं। जी जी। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की बात करें तो ट्रॉमा, दुर्घटना के अंदर अक्सर हमने देखा है शरीर का किसी भाग या अंग का खराब हो जाना या कट जाना, तो उसमें विशेष रूप से कई बार बोन ग्राफ्टिंग और नर्व ग्राफ्टिंग तक भी की जाती है। तो प्लास्टिक सर्जरी में जब हम करते हैं तो जो कट गया अंग, तो वो क्या वापस उतना ही नॉर्मलाइज फंक्शन में आ जाता है, और क्या उसके लिए प्रिकॉशन रखना चाहिए? जो इस तरह का मरीज या हमारे दर्शक हैं, कभी कोई दुर्घटना ऐसी हो जाए तो क्या ख्याल और प्रिकॉशन रखें उसके लिए? प्लास्टिक सर्जरी में जब एक्सीडेंट होके जब मरीज आता है तो सबसे पहले उसमें ज़रूरत होती है उसके स्किन लॉस की। जी। जब उसके चमड़ी का लॉस हो जाता है तो हमें वापस चमड़ी लगानी पड़ती है। दूसरा उसमें होता है फॉर्म एंड शेप, उसका 3 डायमेंशनल उसका वॉल्यूम कितना है, उस हिसाब से दूसरी जगह से बड़ा मोटा मांस लेके लगाना है या पतला मांस लेके लगाना है, वो हमें इवेलुएट करना पड़ता है। उसी के साथ अगर मोटा मांस का लॉस है, मसल्स का लॉस है, तो हमें दूसरी जगह से मसल्स वगैरह को भी लेके आना पड़ता है ताकि उसका हाथ या पाँव काम करता रहे। उन्हीं के बीच में रन करती है रक्त वाहिकाएं जी। और नर्व्स। अगर उनकी इंजरी हो जाती है तो हम उसके 6 महीने फर्स्ट ऑपरेशन के 6 महीने बाद उसके अंदर नर्व्स वगैरह का और आर्टरीज वगैरह का सब लगाते हैं। जी जी। तो ये एक कंपोजिट प्रोसेस है जिसके अंदर कई सारी चीज़ों को एक एक करके उसको करते हैं ताकि उसका फॉर्म, शेप, ये सब मेंटेन बना रहे। जी जी। आगे इसी चीज़ की और बात करें हम, दुर्घटना की, एक बर्न इंजरी अपने आप में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड एक इंजरी होती है जिसमें शरीर का कोई भाग या हिस्सा, अंग जल जाता है, तो उसमें स्पेशली स्किन ग्राफ्टिंग तक की भी नौबत आ जाती है। जी। तो ये कितना चैलेंजिंग रहता है? बर्न के अंदर सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि बर्न कितना हाई टेम्परेचर पे हुआ है। अगर उबलते हुए पानी या दूध के कारण हुआ है, वो यूजुअली 100 डिग्री 140 डिग्री इसके आसपास टेम्परेचर होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा स्किन की डेप्थ, मांसपेशियों की डेप्थ में डैमेज होगा। जी। अगर हाई वोल्टेज करंट से अगर टच हुआ है 3000, 4000, 5000 किलोवाट, तो उसके अंदर पूरा का पूरा बॉडी टिश्यू इंक्लूडिंग बोन सब डैमेज हो जाता है। तो उसमें हमें अंग को हटाना पड़ता है। जैसे कम टेम्परेचर का अगर बर्न होता है जी। तो उसमें स्किन का लॉस हो जाता है। स्किन के लॉस होने में कुछ एक बर्न होते हैं जिसके अंदर फफोले पड़ जाते हैं, छोटे छोटे फफोले पड़ते हैं, वो यूजुअली 10 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। जिनमें फफोले बड़े बड़े होते हैं और वाइट कलर की स्किन हो जाती है, वो 3rd डिग्री बर्न कहलाता है। उसके अंदर हमें वेट करना पड़ता है वो सारी डेड टिश्यू हट जाए, उसके बाद हमें स्किन दूसरी जगह से लेके लगानी पड़ती है। जी। दूसरा डॉक्टर साहब, हम इसमें जानना चाहेंगे, जैसे हमारे दर्शक हैं, घर में आए दिन कुछ ना छोटी मोटी कहीं जल गए या गर्म पानी से या कोई भी कारण से कोई बर्न इंजरी हो गई, तो क्या एहतियात बरतें वो? जलने पे सबसे पहले ज़रूरी है आपको ठंडा पानी डालते रहे, या नॉर्मल टेम्परेचर का ठंडा पानी, ज़रूरी नहीं है एकदम ठंडा पानी हो, लेकिन आपके पास घर का नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी भी है तो उसको कंटिन्यूस 15-20 मिनट तक डालते रहें जब तक उसकी जलन कम नहीं हो जाए। जी। अगर जलन कम हो जाती है इसका मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट स्किन के अंदर डैमेज मिनिमम हो गया। जी। अब वो स्किन सेफ है, अब उसके फर्दर डैमेज होने के चांसेस नहीं है। नॉर्मल वाटर मतलब ज़्यादा बर्फ़ वाला या वैसा भी नहीं हो और गर्म भी नहीं हो? एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा जरूरत नहीं, पर जितना ज़्यादा ठंडा डालेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आराम मिलता है। जी जी। एकदम 0 डिग्री का बर्फ का पानी लेके डालने की जरूरत नहीं है। अगर 5-10 डिग्री भी होगा टेम्परेचर तो उस पानी को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उससे जलन कम हो जाती है। जी जी। जितनी जल्दी जलन कम होगी उतना ज़्यादा स्किन लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके। एक हमारे दर्शकों के लिए और जानकारी मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण होगी, आजकल स्किन बैंक और स्किन डोनेशन की भी व्यवस्था है। जैसे बर्न इंजरी हो गई तो आप सब कुछ कर सकते हैं, डॉक्टर हैं, फैसिलिटी हैं, पर जब तक स्किन नहीं है हमारे पास तो हम कैसे उस पेशेंट को बर्न इंजरी से उबार पाएंगे? तो मैं चाहूँगा उसके विषय में भी आप बताएं, कैसे डोनेट किया जा सकता है, किस तरह का व्यक्ति डोनेट कर सकता है स्किन को? बेसिकली ये तो एक मिथ है
जिसके अंदर स्किन डोनेशन वगैरह का बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। स्किन का काम केवल इतना है, वो लगती नहीं है कभी। जैसे लीवर, लंग्स, ये ट्रांसप्लांट होते हैं, वो परमानेंटली काम करते हैं, स्किन कभी काम नहीं करती। वो एज अ ड्रेसिंग मटेरियल 3 से 5 दिन तक रह सकती है। उस ड्रेसिंग मटेरियल का एक एडवांटेज होता है, दर्द कम होता है जी, और बॉडी का टिश्यू, वाटर वगैरह का लॉस कम करता है। वो परमानेंटली कभी नहीं रहती, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। उसके बजाय मार्केट में ऐसी ड्रेसिंग मटेरियल आ गए हैं जो एक बार ड्रेसिंग करने के बाद यू कैन लीव इट फॉर 10 और 15 डेज। ओके, कोलेजन मटेरियल्स आते हैं। तो स्किन जो ट्रांसप्लांट वाला जो चीज़ है, वो आज तक प्लास्टिक सर्जरी में कभी सक्सेसफुल नहीं हुई है। ओके, हाँ, एज अ ड्रेसिंग मटेरियल उसको हम यूज़ कर सकते हैं बड़े बड़े एरिया के अंदर, जिसमें हमें बाजार से कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्किन तो ऑटोमेटिक लोगों के डोनेशन की हुई फ्री में मिल जाती है, और उसके संसाधन रखने के लिए हमें लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। एक हम दर्शकों के लिए एक और अच्छी जानकारी हमारे पास मैसेज आया है। कई बार हम सुनने में आता है प्लास्टिक सर्जरी में कई मिथ हैं, जैसे प्लास्टिक वर्ड से ही कई बार ये समझ में आता है क्या प्लास्टिक यूज़ होता है उसमें। दूसरा, प्लास्टिक सर्जरी क्या केवल ब्यूटी या सौंदर्य उसके लिए यूज़ होती है, या क्या इसका स्कोप है? प्लास्टिक सर्जरी, आपने बहुत सही सवाल किया। प्लास्टिक सर्जरी, जैसे प्लास्टिक हल्का सा गर्म कर दोगे आप तो उसको मोल्ड कर सकते हैं, वैसे ही प्लास्टिक सर्जरी में डॉक्टर्स का काम, प्लास्टिक सर्जन का काम होता है बॉडी को वापस पुरानी डायरेक्शन में मोल्ड करना। जो चीज़ पुराना गोलापन है शरीर का, उस गोलापन को अचीव करना। किसी का ब्रेस्ट अगर हट गया है बिकॉज ऑफ द कैंसर, तो उसको ब्रेस्ट को वापस शेप देना। किसी का एब्डोमेन बहुत ज़्यादा फूल गया है, फैट बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, तो उसको एक नॉर्मल शेप जो 25-30 साल के बच्चे में होता है, उस शेप को प्रोवाइड करना जी। किसी की नाक की शेप, नाक कट गई है तो उसके नाक के दोनों साइड का उसको एलिवेशन, उसकी हाइट, उसकी लेंथ वो वापस मेंटेन करना। तो इट इज़ अ शेपिंग। ऐसे ही इसीलिए प्लास्टिक आया है। हालांकि प्लास्टिक का यूज़ प्लास्टिक सर्जरी में होता है, कई जगह जहाँ हड्डी वगैरह नहीं मिलती तो हम लोग प्लास्टिक का मटेरियल लगाते हैं। जहाँ नोज़ की शेप वगैरह होती है उसके अंदर प्लास्टिक का एक आर्टिकल आता है सिलिकॉन, वो यूज़ होता है। ड्रेसिंग मटेरियल में सिलिकॉन यूज़ होता है, दैट इज सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक। जी जी, आपने अभी बात करी कैंसर की। कैंसर में वाकई में हमने देखा है कई बार जिस अंग में या शरीर के जिस भाग में कैंसर हो गया तो सर्जरी के द्वारा उसका कुछ हिस्सा या पूरा ही निकाल दिया जाता है। जैसा आपने कहा अभी ब्रेस्ट कैंसर, जवान के अंदर जीभ और आपका जबड़े की हड्डी। तो प्लास्टिक सर्जरी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है कि एक कॉन्फिडेंस एक व्यक्ति का इतना लो हो जाता है, तो वो प्लास्टिक सर्जरी से हम कैसे उसको नॉर्मलाइज फंक्शन में ला पाते हैं और उसको एक शेप दे पाते हैं, कितना सक्सेसफुल है? प्लास्टिक सर्जरी में ब्रेस्ट वगैरह सबका अलग अलग एक तरीका होता है। जैसे जबड़े के अंदर कैंसर हुआ, जबड़ा हटा दिया, हड्डी हटा दी, जबड़े के ऊपर की स्किन हट गई, तो उसमें 2 तरह की चीज़ें का लॉस हुआ जी। एक तो चमड़ी का, एक हड्डी का। तो हमें ऐसी दूसरी शरीर के दूसरी जगह से ऐसी चीज़ें लेके आनी है जहाँ चमड़ी भी और हड्डी भी साथ में चिपकी हुई आ जाए। उस चीज़ को लेके हम यहाँ पे जोड़ देते हैं चेहरे पे, जिस जगह वो लॉस हुआ उसका साइज, डायमेंशन वगैरह ऑपरेशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो ये जबड़े का काम होता है। उसमें पाँव की हड्डी यूजुअली या हाथ की हड्डी यूज़ करते हैं। ऐसे ब्रेस्ट का होता है, तो ब्रेस्ट में एक फैटी अमाउंट, एक राउंडेड शेप और नीचे मांस हो, इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। तो वो यूजुअली हम थाइस से या एब्डोमेन से लिया जा सकता है। इसी तरह से कान वगैरह के कैंसर होते हैं तो कान की हड्डी वगैरह को सारा रिमूव करना पड़ता है, तो उसमें कान को बनाना पड़ता है। इसी तरह से जीभ का जो कैंसर होता है उसमें जीभ को निकालना पड़ता है। अगर अर्ली स्टेज में हम लोग अगर निकालते हैं तो उसका जीभ के काम करने की क्षमता कम हो जाती है जी। तो उसको एक राउंडेड शेप बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी में दूसरी जगह से मोटी चमड़ी लेके उसको आर्टरीज और नर्व्स वगैरह को साथ में लेके आते हैं और उसको जोड़ा जाता है। वो एक प्लास्टिक सर्जरी का काम है। इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसीजर, बहुत ही हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, इसमें 7-8 घंटे लगते हैं। जो हमने जैसे कहा उसका अंग अधूरा रह गया या पूरी तरह से निकाल दिया कैंसर सर्जरी में, तो उसको रिशेप या पूरा करने के लिए उसी के शरीर के बॉडी का पार्ट काम में लेते हैं या कुछ बाहर से हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं? हमेशा किसी भी प्लास्टिक सर्जरी के मरीज के अंदर चमड़ी अगर यूज़ होगी, मांस अगर यूज़ होगा तो उसी का ही मांस यूज़ होगा। अच्छा। वही परमानेंटली सक्सेसफुल होता है। किसी दूसरे का मांस, किसी दूसरे की चमड़ी कभी सक्सेसफुल नहीं होती जी। आगे हम बात करें, हमने देखा है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण विशेषकर पुरुषों में गायने को मस्टिया की प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है
ओवर ग्रोथ हो जाती है। और इसका उल्टा अगर हम बात करें विशेषकर महिलाओं में, ब्रेस्ट इतना जो बच्चों में थोड़ा नेचुरली कम उतना develop साइज नहीं होता है, develop रिड्यूस साइज होता होता है। तो हम इन दोनों को प्लास्टिक सर्जरी में किस तरीके से प्रॉपर शेप में ला सकते हैं, और दूसरा क्या वो उसी तरह से नेचुरल फंक्शन में आ पाते हैं आफ्टर प्लास्टिक सर्जरी? प्लास्टिक सर्जरी में जैसे ब्रेस्ट कैंसर में तो चमड़ी और मांस का दोनों का निकाल दिया, बिल्कुल। तो उसमें दूसरी जगह से चमड़ी और मांस दोनों लगाया जाता है। इसी तरह से जिसके ब्रेस्ट अगर कम डेवलप्ड हैं तो उसको अगर नॉर्मल शेप देने के लिए अलग अलग इम्प्लांट आते हैं सिलिकॉन के, ओके। वो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कंपनीज के अलग अलग आते हैं। वो इम्प्लांट अलग अलग साइज के राउंडेड शेप में चाहिए, स्फेरिकल शेप में चाहिए, तो उस शेप को वहाँ पे ब्रेस्ट के नीचे मांसपेशी के ऊपर लगा दिया जाता है। ओके। और वो परमानेंट रहता है, बॉडी इजीली एडजस्ट करती है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। जी जी। दर्शकों, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी सेट खोला है, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, और आज का विषय है प्लास्टिक सर्जरी। तो अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, तो हमसे बात कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0141 270 4098, 0141 270 4999। आगे हम बात करें सर, एज के साथ देखा है शरीर के अलग अलग भाग की स्किन लटक जाती है, चेहरे की, फेस की, पेट की। तो एक वर्ड यूज होता है स्किन लिफ्ट, अमूमन सुनने में आता है फेस लिफ्ट, तो स्किन को टाइट कर देते हैं। तो ये कितना कारगर है, और दूसरा क्या इसको रिपीटेडली समयांतराल से कराना पड़ता है? फेस लिफ्ट यूजुअली ओल्ड एज के अंदर स्किन लेक्स हो जाती है। स्किन के अंदर कई सारे टिश्यूज होते हैं, वो और लेक्स हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, उनकी थिकनेस कम हो जाती है, फैटी डिपोजिशन कम हो जाता है, तो उसको स्किन की टाइटनिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो टाइटनिंग के लिए फेस लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। फेस लिफ्ट कई तरह के डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें फेस लिफ्ट से आपके जो स्किन जो लेक्स हो रही है कि नीचे की तरफ या साइड में जो ग्रूव्स पड़ने लगते हैं वो एकदम टाइट रहते हैं। तो स्किन का डायरेक्शन वो प्लास्टिक सर्जन अपने आप डिसाइड करता है किस डायरेक्शन में उसको खींचना है। वो यूजुअली अपसाइड और आउटसाइड दो डायरेक्शन होते हैं, जिसके अंदर उसको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है दोनों साइड के फेस को। जी जी। इसका जो इफ़ेक्ट है सर कितने समय तक रहता है, और क्या ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है? तीसरा हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि इसमें वाकई में कुछ बहुत परिवर्तन आ जाता है, एज छुप जाती है आपकी, या क्या रहता है? जैसे अगर 60 इयर्स के एज में अगर फेस लिफ्ट अगर आपने कराया तो यूजुअली 40 इयर्स की एज का आपको फेस मिल जाता है। स्किन की टाइटनिंग मिल जाती है, स्किन का ग्लो आ जाता है उसके अंदर, और स्किन परफेक्टली शेप हो जाती है। जी जी। और उसमें जो निशान आता है वो बालों के अंदर होता है, तो वो किसी को दिखता नहीं, और बाल निशान भी इतना पतला होता है। प्लास्टिक सर्जन द्वारा जो लगाए हुए टाँके होते हैं उसके अंदर इतना पतले होते हैं कि आप हल्का सा पाउडर भी लगाएंगे तो वो छिप जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक सर हमारा प्रश्न था कि किस एज में इसको कराना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है? दूसरा, कॉस्ट कुछ बहुत एक्सपेंसिव है या नॉर्मल है? एक्सपेंसिव यूजुअली आप फैसिलिटीज़ कैसे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। सर्जन कौन कैसे लेते हैं, द मोर एक्सपीरियंस सर्जन ही विल ऑलवेज गिव द 100%। जितना अच्छा सर्जन होगा वो 100% आपको रिजल्ट जैसा आपने चाहा था वैसा का वैसा आपको प्रोवाइड करके देगा। जी जी। प्लास्टिक सर्जरी में सिंपल यही सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपने अच्छा सर्जन चुना है तो आपको रिजल्ट गारंटीड मिलते हैं। आगे हम बात करें सर, जीरो फिगर आजकल महिलाओं को नहीं पुरुषों को भी पसंद है, और मोटापा इसमें बहुत बड़ी समस्या है। तो लाइपोसक्शन जो सर्जरी होती है उससे एक्स्ट्रा जो फैट होता है उसको रिमूव कर देते हैं, तो ये कितना कारगर और फ़ायदेमंद है? लाइपोसक्शन 95 to 100% कारगर होता है। यूजुअली स्किन के अंदर जो स्किन हैंग करने लगती है, स्किन का मोटापा बढ़ता है। हम इस पे चर्चा को आगे बात करेंगे इस विषय पे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, आपका नाम बताएं, किस जगह से बोल रहे हैं, शहर का नाम बताएं। शहर नहीं, ग्रामीण क्षेत्र से बोल रहे हैं सर जी। आपका नाम? सिजौरा से। मेरा नाम राजीव पटेरिया। राजीव जी? जी जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? ये है हमारा प्रश्न कि सर एक पाँव में फ्रैक्चर हो गया था, जहां से अपन पंजा के ऊपर से जहां मोड़ रहता है ना, जॉइंट रहता जी, तो उसका ऑपरेशन करवाया सर ग्वालियर में। तो उसमें
उन्होंने एक राड लगाई थी, उससे अब पस आने लगी है सर, तो कहीं कैंसर तो नहीं बन गया होगा, उसके लिए क्या करें सर? जी डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये राजीव जी मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं और इनके फ्रैक्चर हुआ था, इन्होंने ऑपरेट कराया और उसके बाद उसमें जो भी इम्प्लांट कुछ डाला होगा तो उसके बाद उनको पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो इनकी शंका और डर है क्या कैंसर तो नहीं है? देखिए राजीव जी, आपके जो पाँव के अंदर चोट लगी थी ना, उसमें चमड़ी का भी प्रॉब्लम रही होगी और हड्डी की भी प्रॉब्लम रही होगी। हड्डी की प्रॉब्लम के लिए हड्डी वाले डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने आपके नेल्स या पिन डाले हैं, जो मैं समझता हूँ, है ना। और चमड़ी के लॉस के लिए प्लास्टिक सर्जन ने आपके चमड़ी लगाई थी, तो अब आपके वहाँ से पस आ रहा है, तो वो यूजुअली आपके जो नेल डाली हुई है उसके कारण से आता है, और उसके लिए आपको ऑर्थोपेडिक्स वाले डॉक्टर को वापस कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो नेल या तो हटा दे, अगर 3-4 महीने से ऊपर हो गए तो वो नेल हटवा दे। सबसे पहले ज़रूरी यही है। बाकी कैंसर होने का है, अगर आपके 6 महीने से ज़्यादा कोई भी घाव ठीक नहीं होता तो आप उसको प्लास्टिक सर्जन को ला के दिखाएँ, वो सारी जांच कराएगा उसमें कैंसर होने के चांसेस हैं क्या नहीं। 6 महीने से ज़्यादा जितने भी घाव होते हैं उनमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जी, हम राजीव जी, शायद आप संतुष्ट हो गए होंगे, आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम बात कर रहे थे लाइपोसक्शन सर्जरी की, जिसमें हम फैट से रिमूव कर देते हैं, तो ये कितना फ़ायदेमंद है? देखिए, कोई भी सर्जरी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी रिस्क के नहीं होती। लाइपोसक्शन के अंदर स्किन के ट्रॉमा होता है, तो स्किन का थोड़ा कलर चेंज होता है, उसमें 3-4 वीक तक थोड़े ब्लूइश निशान रहते हैं जी। और जो फैट होता है उसके फैट एम्बोलाइजेशन के चांसेस होते हैं। सर्जरी सक्सेसफुल होती है अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो। जी। अगर ऑपरेशन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं और वेन के अंदर थ्रोम्बस बन जाता है, कई सारे और दूसरी चीज़ें हैं जो बाद में कभी भी कुछ डेवलप कर सकती हैं। बाकी फैट निकालना प्रोसीजर इट इज़ सेफ जी, और उससे आपको मनचाहा फिगर प्राप्त हो जाता है। बहुत बढ़िया। और प्लास्टिक सर्जरी का ये प्रोसीजर्स जितने भी हैं, उसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉडी का शेप डिफॉर्म हो जाता है, खराब हो जाता है। जो खराब हो जाता है तो आदमी एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड में चला जाता है, बिल्कुल। सोसाइटी से वो अलग रहना चाहता है। तो प्लास्टिक सर्जरी का काम यही है, उस आदमी को वापस नॉर्मल शेप प्रोवाइड करके सोसाइटी में वापस सामने लाना। जैसे कटे होठ वाले बच्चे होते हैं, यूजुअली सब बच्चे उसको चढ़ाते हैं। जी जी। तो हमारा काम ये है कि उसके होठ को नॉर्मल शेप देना, ताकि वो नॉर्मल बच्चों के साथ खेले, किसी को बुरा नहीं लगे। जी, आगे हम बात करें शरीर के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी में नॉन सर्जिकल मेथड्स का काफ़ी प्रचलन है, जिसमें झुर्रियाँ हो जाती हैं उनके लिए बोटक्स और केमिकल पील, है ना, और लिप्स के साइज़ को बढ़ाने के लिए फिलर, और दाग धब्बे और छेदों को भरने के लिए चेहरे पर केमिकल पिल किया जाता है। तो ये मेथड्स कितने कारगर हैं और क्या इनको बार बार रिपीटेडली कराया जाता है और क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं? देखिए, कोई भी चीज़ बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के नहीं होती है ना। आप नॉर्मल बॉडी में जो भगवान की दी हुई बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो कभी ना कभी, खुदा ना खास्ता, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। वो जो इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन अगर थोड़ा सा आगे पीछे कहीं लग गया, किसी आर्टरी या वेन के अंदर लग गया, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो ब्लाइंड प्रोसीजर है, नीडल कितनी अंदर जा रही है वो वैसे पता नहीं पड़ता, डॉक्टर्स को भी पता नहीं पड़ता और किसी इंस्ट्रूमेंट से पता नहीं पड़ता वो नीडल कहाँ जा रही है। हम एम्पिरिकल ये देखते हुए डिसाइड करते हैं कि उसका शेप, लिप का शेप कितना बढ़ा है, ओके, उसका लिप का कितना रिडक्शन हुआ, बोटॉक्स हम लगा रहे हैं कितनी डेप्थ में, प्रॉपर मसल्स को वो पैरालाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम एक अंदाज से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वो कितना इफेक्ट ला रहा है। जी जी। इस बीच हमारे बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलो। अपना नाम बताएं, जगह का नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हरिराम मीना, जिला हरिद्वार, तहसील रामगढ़, गांव मंगलेशपुर। हाँ हरिराम जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, हाँ बोले हरिराम जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा ये मामला है सर, मेरे घरवाली के गठिया बाहें बताते हैं सर, तो इसके लिए क्या इलाज है सर?
ये जो आपका प्रश्न है आज के विषय से संबंधित नहीं है। जब कभी इसके विशेषज्ञ हमारे साथ रहेंगे तब आपका ये प्रश्न का जरूर हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज का विषय है प्लास्टिक सर्जरी। जलने से या चोट लगने से कोई आपके नुकसान वगैरह है उसके बारे में बता सकते हैं आप? जी जी सर, हम बात कर रहे थे आगे बोटेक्स की बात कर रहे थे, तो ये भी इंजेक्टेबल प्रोसेस है। ये एक इंजेक्टेबल प्रोसेस है। बोटॉक्स यूजुअली नर्व्स और मसल्स को पैरालाइज करता है। ओके। तो जैसे आई के अराउंड बहुत पतली पतली मसल्स होती हैं जो आई के मूवमेंट्स, जो फ्लिकरी मूवमेंट्स होते हैं आई के ओपन करने का, क्लोज करने का, तो उसमें आसपास एरिया में लगाया जाता है। अगर वो इंजेक्शन थोड़ा ज़्यादा लग गया, 0.1 ml भी ज़्यादा लग गया, वो अंदर टिश्यू के अंदर डिफ्यूज़ हो गया और मूवमेंट्स कम हो गए, तो इट गिव्स अ प्रॉब्लम टू द पेशेंट एज वेल एज डॉक्टर्स। सो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ भी कराने के पहले, अगर आपका प्रोफेशन ऐसा चाहता है कि आपको टीवी या कैमरा के अंदर सामने हमेशा रहना है और आपको ज़रूरत है, तभी आप कराएं, अदरवाइज नहीं कराएं। एक हमने सुना है सर, प्लास्टिक सर्जरी के अंदर, विशेष रूप से कॉस्मेटिक के अंदर जी, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने ऐसा सुना है कि कई लोग एक ब्यूटी उसके आजकल, क्योंकि जिस तरह का हमारा मॉडर्न टाइम है, हर व्यक्ति अपने आप को एक्स्ट्रा और सौंदर्य दिखाने के लिए चाहता है ना, सौंदर्य। तो कई आपके पास पेशेंट ऐसे आते होंगे तो जिनको ज़रूरत ही नहीं है और वो चाहते होंगे अपने शरीर के अंदर चेंज करवाना, चाहे वो नॉन सर्जिकल ही मेथड क्यों ना हो, तो उनको भी आप कन्विंस करते होंगे कि साहब आपको ज़रूरत नहीं है, अनावश्यक आप क्यों इस चीज़ को करवाना चाहते हैं। कई बार जैसे पेशेंट आता है, उसके नाक में चोट लगी है, लेकिन उसमें हल्का सा मामूली सा क्रैक, एक फ्रैक्चर है, लेकिन शेप उसका मेंटेन है, मिड लाइन सेंटर में है, उसका एलिवेशन जो एंगुलेटेड है, जो शेप आना चाहिए वो पूरा मेंटेन्ड है। हमारे कई बार कहने के बाद भी वो कहता है नहीं साहब आप ऑपरेशन करो। अच्छा। जबकि उसका शेप एकदम सीधा है, कहीं टेढ़ा नहीं है, मामूली सा खून आया था, खून बंद हो गया है। हम उसको रिपीटेड चांस देते हैं बता के कि आप वापस सोच के आइए 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, फिर अपने पेरेंट्स को लेके आएँ, फिर पेरेंट्स से हम बात कराते हैं कि इसमें वास्तव में ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि उसमें जब शेप सब कुछ नॉर्मल है, उसका सेंटर में है, कहीं डिविएशन नहीं है, कहीं फ्रैक्चर्स जो है इधर उधर हिले नहीं है, तो उसको बिना छेड़े भी काम चल सकता है। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फ़ोन कॉल पे हैं, बात करते हैं। हेलो। हेलो। अपना नाम बताएं, किस जगह से बात कर रहे हैं, शहर का नाम बताएं। मेरा नाम प्रेरणा है और मैं गुजरात सूरत से बोल रही हूँ। जी जी प्रेरणा जी, पूछिए। हाँ नमस्ते डॉक्टर, मेरी बात ये है कि मेरे पास 2 साल हो गया, राइट लेग की हिप की हड्डी, सासल की हड्डी जो है ना, उसमें फ्रैक्चर का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन दर्द उसमें बना रहता है। तो और मैं खड़े पाँव बैठकर टॉयलेट करती हूँ मैं, और मेरे को बार बार जाना पड़ता है, तो खड़े पाँव बैठकर टॉयलेट जाने से वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है ये राइट लेग के पैर में जो ऑपरेशन हुआ है उसमें? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ प्रेरणा जी, आज का विषय हमारा प्लास्टिक सर्जरी का है और आपका जो प्रश्न है हड्डियों से संबंधित है, जिसमें आपको प्रॉब्लम, फ्रैक्चर हुई, ऑपरेशन हुआ। तो हमारा निवेदन है आप उससे संबंधित जब हमारे इस विशेषज्ञ आए इस प्रोग्राम में, तब आप अपना प्रश्न रखना, तो ज़्यादा बेहतर आपको जानकारी मिल पाएगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, हम बात कर रहे थे पिगमेंटेशन की, बात करें अगर आगे, चेहरे पे महिलाओं को या चाहे पुरुषों को हो, एक एज बढ़ने के साथ दाग धब्बे या पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल आ जाते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी में ऐसे क्या नॉन सर्जिकल सेफ ऐसे कुछ मेथड, उपाय हैं? आफ्टर 35 ईयर्स ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन देखा गया, क्योंकि उनके हार्मोन्स का अप्स एंड डाउन्स, हार्मोन्स के लेवल्स बहुत ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। बिल्कुल। तो उसमें उनके डार्क सर्कल दोनों गालों में, फेस, फोरहेड पे इस तरह के डार्क सर्कल्स वगैरह बन जाते हैं, डार्क पिगमेंटेशन हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए कई तरह के पहले भी मेथड होते थे। केमिकल पीलिंग एक मेथड होता था, कुछ एक केमिकल्स आते हैं जो पिगमेंट को कम करते हैं, पर उसमें 3-4 बार उसको आना पड़ता है पेशेंट को। इट इज़ पेनलेस प्रोसीजर और सिंपल वे में उसको उसका पिगमेंट कम कर देते हैं, तो नॉर्मल शेप में आ जाता है। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर कई सारे लेजर्स आ गए हैं जो पिगमेंट को रिड्यूस कर जाता है, तो वो यूजुअली बच्चों में भी काम आ जाता है, क्योंकि कईयों को
नीवस हो जाता है, एक तरह का दाग बचपन से पैदा होते ही उस समय रहता है, उनको और प्रेग्नेंट लेडीज जिनके अंदर इस तरह के चेंजेस आ गए हैं फेस के अंदर, या फिर ओल्ड एज में बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सनलाइट कलर डार्कनेस वगैरह थोड़ा किसी एरिया में बढ़ जाता है, तो उसमें लेजर सर्जरी का बहुत अच्छा इफेक्टिव रोल है एंड इट इज़ मच सेफर। जी जी। आगे हम बात करें न्यू डायमेंशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, या क्या भविष्य आप हमारे देश में देखते हैं, एक शॉर्ट में आप बताना चाहें। भविष्य के अंदर प्लास्टिक सर्जरी के अंदर कई सारे प्रोसीजर्स हैं जो टाइम बचाते हैं, पेशेंट का बेहोशी के ड्रग्स वगैरह से अवॉइड कराते हैं। जी जी। केवल एक धागे की तरह होता है जिससे फेसलिफ्ट हो जाता है। आप गए पेशेंट डॉक्टर्स के चैम्बर में 5 मिनट में बाहर आ गए, वो लगवा के आपका फेसलिफ्ट हो गया। जी। लेजर सर्जरी है, गए 5-10 मिनट के अंदर आप बाहर आ गए, आपके पिगमेंट वगैरह हेयर रिमूवल करना, इस तरह के प्रोसीजर्स आ गए। विटिलिगो की सर्जरी के अंदर कई सारे चीज़ें आ गई, उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, उससे कलर्स वगैरह चेंज आता है। जी। उसके अलावा जैसे बर्न का देखा जाए तो बर्न के अंदर जैसे 3rd डिग्री हाई टेम्परेचर के अंदर बर्न हुआ है तो चमड़ी पूरी हटेगी, उसमें वेट करना पड़ता है 1.5-2 महीने, और उसमें उसके बाद फिर वो लाल होएगी, फिर 1 महीना वेट करना पड़ता है, फिर चमड़ी लगेगी। उसकी बजाय आजकल थोड़ी कॉस्टली जरूर आती है, इस तरह के ट्रीटमेंट्स आते हैं। डे केयर में ही हम इन चीज़ों को कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा समय इजाज़त नहीं दे रहा है, आज अपनी बातचीत को हमें यही विराम देना होगा। आपने इतनी अच्छी उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच। दर्शकों, अब वक्त है आपसे